में सर, ओके, एनुअल एग्जाम्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो तो आखिरी एग्जाम से होंगे, मतलब ठीक है, समझ गए। ऑलराइट देन, चलिए स्क्रीन शेयर यहाँ पे करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में हमने आखिरी चीजों में कुछ ये सब ये हमने देख ली थी यहाँ पे, तो ये सब हम बात कर चुके हैं, तो इसके आगे फटाफट हम लोग बढ़ जाते हैं रिवाइज करके। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन। ऑलराइट, सो पिछले क्लास में हमने यहाँ पे बात किया था, सो वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट द मेन्यू, और हमने बात किया था यहाँ पे इसके बारे में, जैसे हमने यू नो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के लिए हम हमारे यूज करते हैं यहाँ पे हमारे अर्थवर्म, जो हमारे फार्मर के फ्रेंड होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। एंड कैसे हम लोग हमारे घर पे कंपोस्ट बना सकते हैं, दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस। काउ डंग, अनवांटेड प्लांट्स या घर के खाने को यूज करके हम ये कर सकते हैं। सो ये सब हम कल की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोग ये सब देख चुके हैं। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल, ये जो कंपोस्ट आपका यहाँ पे होता है, ये आपका रिच होता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, राइट। अर्थवर्म, वर्मी कंपोस्ट की हमने यहाँ पे बात की थी। देन ग्रीन मैनर के बारे में हमने बात किया था कि अगर आप आपके फील्ड के अंदर आप कोई प्लांट को ग्रो कर रहे हो, उस प्लांट को ग्रो करने दो और फिर उसको आप निकाल के वहां पे डाल दो। एक अनवांटेड प्लांट को आप ग्रो करो फील्ड के अंदर एंड उसके बाद उसको वहां से आप निकालो और आप सॉइल के अंदर उसे लगा दो या डाल दो, दैट बिकम्स माय ग्रीन मैन्योर, दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर ग्रीन मैन्योर। सो दैट कैन बी डन, एक्सक्यूज मी, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये हमने किया था, ये भी हमने देखा था। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी कि इनकी जरूरत होती है प्लांट्स को, इससे प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ती है। सो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश, दैट हैज टू बी यूज्ड, और उनका एक रेशियो यूज करना चाहिए। दिस इज अ रेशियो व्हिच वन शुड फॉलो, याद रखना। अगर आप ये रेशियो यूज नहीं कर रहे, अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो, देन दैट इज गोइंग टू बी डैमेजिंग फॉर द प्लांट्स। अगर आप ज्यादा फर्टिलाइजर अगर आप यूज करते हो, if you are using the excess of fertilizer, then excess of fertilizer यूज करने की वजह से what can potentially happen, that you might find potentially कि आपके सॉइल को ज्यादा ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाए। आपके सॉइल के अंदर जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर आपकी डेथ हो जाएगी अगर आपके फर्टिलाइजर्स अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो। सो दैट इज वाई याद रखना पड़ता है आपको कि आपके फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल आप यहाँ पे ना किया जाए। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। दिस इज समथिंग दैट गिवन, ये सब आपको डालना चाहिए। यू शुड टेक इनटू अकाउंट कब डालना है, कितना डालना है, राइट। और डालने के बाद आप उसको मॉनिटर करना चाहिए कि आपने ज्यादा मतलब आपका प्लांट का ग्रोथ कैसा हो रहा है। सो ऑल दोस थिंग्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द पीपल। आप बताइए क्या फार्मर इतना ध्यान रखते हैं जनरली फर्टिलाइजर यूज करते समय कि कितना डालना है, उसका कैसे वो डैमेज कर रहा है नहीं कर रहा? डस फार्मर टेक इनटू अकाउंट ऑल दोस थिंग्स? नो सर। नो सर। जनरली नहीं करते हैं, जनरली होता है जो आपको देखने के लिए मिलता है। यस, so for example, sometimes fertilizers gets washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by the plants. कई बार क्या होता है ना कि आपने अगर फर्टिलाइजर ज्यादा डाल दिया, उसके बाद आपने इरिगेशन के लिए पानी छोड़ा, तो पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर्स निकल जाएंगे, पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर्स आपके निकल जाएंगे एंड उन्हें प्लांट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, राइट। अगर मेरे फर्टिलाइजर्स पानी के साथ साथ वहां पे निकल जाते हैं, देन उससे दो चीजें होती है। एक तो प्लांट को फर्टिलाइजर नहीं मिला, दूसरी चीज पानी आपको पॉल्यूट हो रहा है। दूसरी चीज याद रखना कि आपका जो पानी होता है आपके आसपास को आपका यहाँ पे पॉल्यूट होगा एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आपके फर्टिलाइजर्स पानी के अंदर जा रहे हैं तो याद रखिए कि आपके पानी में जो भी आपका एक्वेटिक फौना है, फिशेस हो गई, टर्टल्स हो गए या कोई भी अगर आपके एक्वेटिक एनिमल्स उनको डैमेज होगा। बल्कि कुछ सालों के अंदर आपको शायद दिखे कि वहां पे आपको फिशेस भी देखने के लिए आपको ना मिले, उनका पॉपुलेशन वहां पे काफी कम हो जाए। सो वाटर विल गेट पॉल्यूटेड एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट इज नॉट अ गुड थिंग बाय एनी मींस। तो ये बात आप समझिए कि आप फर्टिलाइजर्स अगर आप एक्सेस में यूज करते हैं, काफी ज्यादा चांस होता है कि ये फर्टिलाइजर्स पानी के साथ साथ नियर बाय वाटर बॉडी के अंदर चले जाए एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द इकोसिस्टम। यहाँ पे आपका इकोसिस्टम आपका डैमेज होता है। तो यहाँ पे आप देखो बहुत ज्यादा पानी डाल चुके हैं लोग। नाउ व्हाट हैपेंस, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू सॉइल, फर्टिलाइजर पानी के साथ साथ निकल जाता है and it can go to a nearby water column. So that is something should be clear to you. Continuous use of fertilizer in an area can destroy soil fertility. मैंने आपको बोला था
ज्यादा अगर आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो देन आपकी सॉइल की फर्टिलिटी आपकी डिक्रीज होती है, राइट? बिकॉज फर्टिलाइजर की वजह से आपके माइक्रोब्स और आपके जितने भी स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उनकी डेथ होती है, राइट? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल आर हार्म, उनकी यहाँ पे हार्म हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई सॉइल को आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, सो दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है आपको, कम टाइम के लिए अगर आप यूज करते हो फर्टिलाइजर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यूज करोगे देन आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, देन यू विल हैव अ डिफिकल्टी ओवर देयर, राइट? So long term benefit of using manure for maintaining the soil fertility have been considered as a optimum yield. हाँ, fertilizer आप short term के लिए use करो, long term benefit के लिए you can use your manure. So that is one thing you have to know. Long term manure benefit के लिए you should be using your manure, and that is one thing you should be clear with, right? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, that is the story of my fertilizer. अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे in detail about the एनिमल हस्बेंडरी। अब यहाँ से हमारा डिस्कशन चालू होता है अबाउट द एनिमल हस्बेंडरी। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए, जब भी आप एनिमल हस्बेंडरी की बात करें, हमने सबसे पहले वाली क्लास में देखा था, जब भी हम एनिमल हस्बेंडरी की बात करते हैं कौन से एनिमल्स आपके दिमाग में आ सकते हैं? विच आर द एनिमल्स व्हिच कैन कम इन योर हेड? कौन से एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें बेनिफिट होता है? ठीक है, देन शीप, वो आपके हिमाचल में बहुत सारी दिख जाती है, मुझे तो बहुत सारी दिखी है। देन और गोट, और कुछ डाल सकते हो आप इसके अंदर, बताइए सर। ऑक्स। हाँ, वो काऊ के अंदर, काऊ बुल सबके अंदर आ गया, काऊ बुल सब कुछ, ठीक है। और कुछ एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर एंड यू वांट टू ऐड? एक चीज में डाल सकता हूँ, मैं डाल सकता हूँ हनी बी। हेन्स, काउ, फिश, शीप, गोट, हनी बी। सर सिल्क वॉर्म। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था ये, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म, हनी बी, गोट, शीप, फिश, काउ, बुल, ये सारों का कमर्शियल बेनिफिट होता है, इन सब का हमें फायदा होता है। दे ऑल कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर एनिमल हस्बेंड्री। सारे के सारे एनिमल हस्बेंड्री के उसके अंदर आ सकते हैं, राइट? चलिए अब इसको हम समझते हैं थोड़ा अच्छे से। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। एनिमल के लाइफ स्टॉक को मैनेज करना, इसे हम कहते हैं यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, राइट? यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल आ चुके हैं, शीप, गाय और मुर्गियां यहाँ पे आ चुकी है, हेन्स आपके यहाँ पे आ चुकी है, यू कैन सी द एग्जांपल्स। इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट लाइक सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। फीडिंग करना, ब्रीडिंग करना और डिजीज कंट्रोल, तीनों चीजें आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय एनिमल हस्बेंड्री। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, so this is something you have to remember. Animal based farming includes cattle, goat, sheep, poultry and fish farming. Even fish farming will become part of this. याद रखना, फिश फार्मिंग जो आपका होता है वो भी आपका होने का पार्ट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री। फिश के साथ साथ इवन अगर मैं कह सकता हूँ, इवन इसके अंदर आपका प्रॉन, क्रैब भी आ जाता है यार, इसके साथ इवन आपका प्रॉन, क्रैब वो सब भी आपके अंदर आ जाएगा। प्रॉन हो गया आपका, क्रैब हो गया, एवरीथिंग विल बिकम पार्ट ऑफ माय एनिमल हस्बेंड्री। सब कुछ आपका एनिमल हस्बेंड्री का यहाँ पे आपका पार्ट बन जाता है, ठीक है। नाउ एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ये हम जानते हैं कि जैसे पॉपुलेशन आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए आपकी डिमांड भी बढ़ रहा है फूड का। सो मिल्क, एग, मीट का भी डिमांड आपके यहाँ पे बढ़ रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो दैट इज समथिंग वी नो। सो अभी हम बात करेंगे हमारे कैटल फार्मिंग के बारे में। अब कैटल फार्मिंग के बारे में बात करने से पहले आप मुझे थोड़ा बहुत बताइए, आप क्या जानते हो कैटल फार्मिंग के बारे में? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नाउ दिस इज वेयर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है बेसिक चीजों को लेके।
या मैं कहूंगा व्हाट आर द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग यू हैव। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, समझो अगर मुझे कैटल फार्मिंग स्टार्ट करना है, अगर मुझे कैटल फार्मिंग स्टार्ट करना है तो मुझे सबसे पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, आप मुझे बताइए। व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू टेक इनटू अकाउंट। हैंड रेज करके बताएंगे बेटा आप लोग, हैंड रेज करके बताएंगे आप लोग, ऐसे बताएंगे। तो सोनल यहाँ पे हैंड रेज किया, सोनल बताइए क्या चीज का मैं यहाँ पे ध्यान रख सकूंगा, यहाँ पे बताइए सोनल। सर सबसे पहले तो सर कैटल के लिए एक अच्छे से मतलब रहने के लिए एक अच्छा सा प्लेस होना चाहिए, उसे खाने के लिए चारा अच्छा होना चाहिए जिससे कि चलो दो वो चीजें, अच्छा दूध दे। राइट राइट, ठीक है। सो टू थिंग्स यू हैव टोल्ड मी ओवर हियर, वन इज गोइंग टू बी द शेल्टर, you have to have a very good shelter, so you have a very good shelter, and then you should have a nutritive food। हाँ जी, you should have a nutritive food। बताइए दिव्यांश आप क्या कह रहे हैं। सर लाइन में सर उसकी हेल्थ मेंटेन करना। सो मुझे पहले से तैयारी करनी पड़ेगी मेरे यहाँ पे हेल्थ मैनेजमेंट की। सो हेल्थ मैनेजमेंट के लिए मुझे पहले से यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। अब मुझे बताइए आप में से कोई कि अगर मैं हेल्थ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं हेल्थ मैनेजमेंट के ध्यान में कैसे रख सकता हूँ। मुझे थोड़ा एग्जांपल दीजिए, मुझे समझाइए, थोड़ा समझिए। आपको अगर मुझे समझाना हो कि हिमांशु हेल्थ मैनेजमेंट का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप कैसे, मतलब आप क्या बताने की यहाँ पे कोशिश करोगे। सो एनीवन कैन रेज देयर हैंड एंड टेल मी हाउ द हेल्थ मैनेजमेंट कैन बी डन। सोनल, दिव्यांश, बस बाकी लोग भी तो है बेटा यहाँ पे। सक्षिता आप ट्राई करो। हेल्थ मैनेजमेंट में हम लाइक क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर, हम कैटल फार्मिंग के हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। सर अगर आपकी कैटल को कोई चोट वगैरह आई तो उसके लिए आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए एक प्रॉपर की। आपने उससे जैसे उसको चोट लग जाए तो आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन हो सकती कि उसे वो ठीक हो जाए उससे, और उसके पास वो इंफेक्शन नहीं आने चाहिए जो उसे हानि कर सके। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही। मेडिसिन आपके पास हो या उसके साथ आपके पास प्लानिंग हो वेटनरी डॉक्टर की, राइट। तो आपके पास एक प्लानिंग हो जिसके हिसाब से आप ध्यान हो कि आपके पास हमेशा रेगुलर वेटनरी का चेकअप हो, एक वेटनरी डॉक्टर जो आपके यहाँ पे होता है। सो दैट शुड बी ऑलवेज देयर, राइट। सो एक वेटनरी डॉक्टर जो आपके यहाँ होता है, आई जस्ट राइट शॉर्ट में वेट, आपका जो डॉक्टर यहाँ पे होता है वेटनरी डॉक्टर, वो आपके पास रेगुलरली अवेलेबल होना चाहिए। मतलब आप पहले से ही प्लान करो कि आपका ये डॉक्टर रहेगा, उसके पास आप लेके जाओगे, वो डॉक्टर आपके पास आएगा कैटल्स को देखने के लिए। तो ये रेगुलर चेकअप कराना आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज का आप ध्यान रखते हो, ठीक है। शेल्टर की अगर मैं बात करूं तो शेल्टर आपका होना चाहिए इस तरीके से ताकि आपको कैटल्स को डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, राइट। दे शुड गेट द शेड ड्यूरिंग द सनी डेज, और सनलाइट आए वहां पे वेंटिलेशन का इशू ना आए। अगर आपका बंद हुआ ना अगर आपका शेल्टर, तो बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो शेल्टर में आप ध्यान रखते हो सनलाइट का, शेल्टर में आप ध्यान रख सकते हो आपके सनलाइट का कि आपकी सनलाइट ज्यादा परेशान ना करे आपके कैटल्स को। and you also take into account the ventilation। ये दो चीजों का आप वहां पे ध्यान रखते हो। और कोई चीज है जिसका आप ध्यान रख सकते हो शेल्टर के अंदर? इज देयर एनीथिंग आप ऐड करना चाहते हो कि शेल्टर में और किसका ध्यान रखा जा सकता है? एनीथिंग एल्स? दिव्यांशु बताना चाहोगे आप कुछ, शेल्टर में और क्या ध्यान रखा जा सकता है, या एनीवन एल्स, कोई और? शेल्टर में आपको एक चीज एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकता हूँ। शेल्टर आप ऐसा बनाओ कि फ्लडिंग के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। शेल्टर ऐसा बनाओ कि फ्लडिंग के टाइम पे इसमें कोई दिक्कत ना आए। सो ड्यूरिंग फ्लडिंग देयर शुड नॉट बी एनी इश्यूज। सो फ्लड के टाइम पे हाँ बोलो। सर हम अच्छे से एयर की पासिंग के लिए शेल्टर को एक तरफ से खुला रख सकते हैं, जैसे कि उसका जो दरवाजा लगाना वो बिल्कुल टाइट डोर नहीं लगाना, थोड़ा खुला टाइप हो, ताकि जो एनिमल वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में रह सके। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो वही हमने यहाँ पे मेंशन किया, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब कि आपकी हवा आराम से आपकी आते रहे जाते रहे, राइट, वहाँ पे शेल्टर के अंदर। और एनिमल का वहाँ पे लाइक हाँ आप वहाँ पे फ्लडिंग वडिंग वहाँ पे कभी ना हो, पानी इकट्ठा ना हो। अगर पानी इकट्ठा मेरा वहाँ पे हो रहा है तो आपको वहाँ पे फिर बीमारियां हो सकती है। सो दैट शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। तो ये सब चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना। उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना है वहाँ पे, देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। वहां पे आप ध्यान रखते हो कि वहां पे आपका ये ना हो, आपकी क्लीनलीनेस मेंटेन हो, हाइजीन आपका मेंटेन रहे वहां पे। ये भी एक
बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब हाइजीन आप कैसे मेंटेन करोगे? अगर आपके पास एक शेल्टर है तो आपका हाइजीन कैसे मेंटेन करोगे आप वहां पे? क्लीन करके, रेगुलर क्लीन अप करके, सो यू कैन डू द रेगुलर क्लीन एंड मेंटेन द हाइजीन ओवर देयर, ठीक है। देन यू हैव अ न्यूट्रिटिव फूड। आपने कई बार देखा होगा, पता है लोग क्या करते हैं, अपने गाय को ऐसे रोड पे छोड़ देते हैं खाना खाने के लिए, राइट, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग, जो सही चीज नहीं होती, क्योंकि उससे क्या होता है, उसे सही से खाना मिल नहीं पाता। आप अगर न्यूट्रिटिव फूड दोगे जिसके अंदर एक सही बैलेंस होगा प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, रखना, जब मैं न्यूट्रिटिव फूड की बात कर रहा हूँ, सो दैट मींस द फूड शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ माय प्रोटीन, अच्छा अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, अच्छे अमाउंट में यहाँ पे होना चाहिए आपका फाइबर, अच्छे अमाउंट में होना चाहिए आपके यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपका अच्छे अमाउंट में आपको आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब डाइट के अंदर है तो इससे क्या फायदा हो सकता है, आप मुझे बताओ, व्हाट कैन बी द एडवांटेज ओवर हियर, अगर मैं ये सब खाना दूंगा तो? सर हमारा कैटल से सर प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा? सर जैसे काऊ है तो सर उससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मिल्क का अगर प्रोडक्शन, हैन है तो एग का, और सर उसके हाँ राइट, मीट का प्रोडक्शन मीट बढ़ेगा। का प्रोडक्शन बढ़ेगा, यस। अगर काऊ है मेरे यहाँ पे तो मुझे सिंपली याद रखना कि मेरा यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यू विल हैव अ मिल्क प्रोडक्टिविटी मेरे यहाँ पे बढ़ जाती है, तो मेरी मिल्क की जो मेरे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी मेरी यहाँ पे होगी, ये मेरी यहाँ पे बढ़ जाएगी, यू विल हैव अ वेरी हाई मिल्क प्रोडक्टिविटी आपके यहाँ पे हो जाती है। उसके साथ साथ अगर आप अच्छा डाइट मेंटेन करो तो आपकी काऊ की हेल्थ भी मेंटेन रहती है, काऊ की आपकी जो हेल्थ रहेगी, सो यू विल आल्सो हैव अ हेल्दी कैटल, यू विल आल्सो हैव द हेल्दी कैटल्स, आपके सारे कैटल्स आपके यहाँ पे हेल्दी रहेंगे। तो ये बात आप समझिए, ये बात आपको समझनी कि आपका अगर आप डाइट अच्छा मेंटेन करो तो आपका मिल्क का प्रोडक्शन आपका अच्छा रहता है। अगर आप मिल्क का प्रोडक्शन अगर आपका अच्छा रहेगा, देखो दो चीज ध्यान रखनी है, हेल्थ और न्यूट्रिटिव डाइट अगर आप मेंटेन करते हो सही से, आपका मिल्क का प्रोडक्शन काफी अच्छा रहता है। और अगर आप मिल्क का प्रोडक्शन अगर आप अच्छा रख पा रहे हो, ओवरऑल आपको फायदा होता है कमर्शियली, ओवरऑल आपको कमर्शियली फायदा होगा। अगर आपकी कैटल रेगुलरली बीमार हो रही है, देन आप समझ जाओ कि आपका मिल्क का प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा और उससे आपको फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। दीज आर द थिंग यू शुड वेरी वेरी केयरफुली टेक केयर ऑफ, राइट। चलिए अब देखते हैं इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी कैटल्स को यहाँ पे, राइट, इनमें से कौन सी कैटल आपके पास है, कौन सी वाली आपकी है नाउ। सो दे आर बीइंग यूज्ड फॉर नंबर ऑफ पर्पसेस, मिल्क और ड्राउट लेबर के लिए, ड्राउट लेबर के लिए तो ज्यादा यूज नहीं किया जाता, कुछ जगह भी यूज किया जाता है, कुछ जगह तो ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं, बट अभी भी कई जगहों पे कैटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो मैं आपको एग्जांपल दूंगा हिमाचल का। हिमाचल में एक विलेज है करेरी करके, करेरी आपका आया धर्मशाला से ऊपर आया एक Yes, गांव sir. है करेरी करके। तो करेरी विलेज एक छोटा सा गांव है, ज्यादा वहां पे बहुत लोग नहीं है, मतलब गांव में आई थिंक 400-300 लोग ही होंगे, ज्यादा लोग नहीं होते वहां पे, कम लोग थे। तो वो लोग क्या करते हैं, 2-4 घरों के बीच में वो लोग एक गाय को यूज कर लेते हैं, मतलब 2 बैल को लोग यूज कर लेते हैं कि आज के दिन आपने उसको चला दिया खेत के अंदर, 2 दिन के बाद किसी और ने उसे यूज कर लिया खेतों में, राइट, फिर 3 दिन के बाद Yes, किसी sir. और ने यूज कर लिया। ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है, वेरी गुड लाइक सिंक्रोनाइज करके वो अपना बढ़िया अपना लाइक डिवाइड कर लेते हैं अपने एक ही कैटल को, सब लोग खुशी अपना काम वहां पे करा लेते हैं। So that is something also people do and it's quite interesting to see all those things happening, ठीक है। तो कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर 2 पर्पस, मिल्क और ड्राउट लेबर के लिए, फॉर एग्रीकल्चर, टिलिंग, इरिगेशन, कार्टिंग, इसे यूज किया जाता है, राइट। वैसे मैं तो लाइक आजकल तो देखा जाता है कि ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं, बट कार्टिंग के लिए भी कई बार यूज किया जाता है इन लोगों को, काफी रूरल एरिया में करते हैं आजकल, वैसे बहुत कम किया जाता है बट करते हैं रूरल एरिया में, ठीक है। नाउ Indian cattle belong to 2 different species, Bos indicus and Bos bubalis. अब Bos indicus आपकी गाय जो होती है जो घर के आसपास दिखती है, that's your cow. Bos bubalis is going to be your buffalo. Bos bubalis आपके यहाँ पे बफेलो होता है। क्या बफेलो आपके एरिया में आपको देखने के लिए मिलता है क्या? आपके एरिया में हिमाचल में बफेलो मिलता है देखने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. मिल जाता है, Yes, ठीक sir. है। हमारे यहाँ बफेलो बहुत कॉमन है, हमारा बफेलो बहुत कॉमन है, मुझे लगा सर हिमाचल में बहुत शायद कम कॉमन होगा। होता है। अच्छा आपके यहाँ भी कॉमन है, ठीक है, हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन, मुझे लगा था आपके यहाँ पे काउ ज्यादा कॉमन होती होगी, बफेलो कम होते होंगे, बट आई थिंक दोनों ही कॉमन है हर जगह पे। तो बफेलोस भी आप रखते हो। बफेलोस के साथ पता है कंसर्न क्या होता है,
अगर आप बफेलोज रख रहे हो तो आपको सनलाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्किन ब्लैक होती है ना, तो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। सो इसलिए आपको थोड़ा शेल्टर ऐसा बनाना पड़ता है कि सनलाइट डायरेक्ट वहां पे ना आए, सो दैट दे कैन वेरी इजीली सर्वाइव ओवर देयर। और बफेलोज का ये भी ध्यान रखना पड़ता है आपको वहाँ पे कि बफेलोज को लाइक आपको रेगुलरली पानी में लेके जाना पड़ता है। आपने ये भी शायद देखा होगा, लोग कई बार बफेलो को पानी में लेके जाते हैं, उनको पसंद है पानी में जाना, Yes, sir. they can cool themselves down, so that is something which has been done. Now milk producing females are called milch animals। याद रखना, ये टर्म याद रखना, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मिल्च एनिमल्स, ठीक है। सो while the one which are used for the farm labor are called as a drought animal, और जिनको फार्म लेबर के लिए यूज किया जाता है उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ड्राउट एनिमल्स, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय ड्राउट एनिमल्स। सो याद रखना, मिल्च एनिमल्स एंड ड्राउट एनिमल्स आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए। देन मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ अ लैक्टेशन पीरियड। अच्छा, अब होता क्या है बेटा, मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। अगर एक फीमेल काव है तो फीमेल काव मिल्क प्रोडक्शन चालू करेगी आफ्टर गिविंग बर्थ टू द बेबी, राइट। अब उसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है, जब तक वो मिल्क प्रोड्यूस करेगी, वो हर किसी का वेरी करता है। कुछ काउस का हो सकता है 3 महीने के लिए, कुछ काउस का हो सकता है 6 महीने के लिए, कुछ काउस का हो सकता है 5 महीने के लिए। सो लैक्टेशन पीरियड मतलब, इसका मतलब आप समझो, लैक्टेशन पीरियड जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आप मतलब समझिए, दैट इज अ टाइम पीरियड व्हेन द मिल्क इज बीन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द काउ। दैट इज द टाइम पीरियड during which the milk is being produced in the female cow, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लैक्टेशन पीरियड। ये वो आपका टाइम होता है जब आपका यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन आपका यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। और ये वेरी करेगा, ये काउ टू काउ आपका वेरी करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम, जर्सी काउ जो होती है उसमें लैक्टेशन पीरियड लंबा होता है, जर्सी काउ का लैक्टेशन पीरियड लंबा होता है, और जो इंडियन काउज होते हैं कई सारे, उनका इतना लंबा नहीं होता, ओके, इतना ड्यूरेशन लंबा नहीं होता। सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी period of milk production after the birth of the calf, that is called lactation period. So milk production can be increased by increasing the lactation period। तो आप lactation period को अगर आप increase कर दोगे तो milk production भी आपका increase हो जाएगा, ये भी आप कर सकते हो, तो काफी कुछ करा जाता है। चलिए, now exotic और foreign breed are selected for long lactation period। मैंने अभी भी आपको बताया, जर्सी काउ जो आपकी होती है उसके अंदर lactation period काफी लंबा होता है, काफी लंबी ड्यूरेशन का होता है, तो उसके अंदर लाइक बेसिकली आप उन्हें यूज कर सकते हो। सो यू कैन एक्चुअली यूज समथिंग लाइक अ जर्सी काउ, या यू कैन यूज योर ब्राउन स्विज, एक और आपकी ब्रीड आती है, इन सबको आप यूज कर सकते हो। इनका लैक्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है। जर्सी काउ आपके घर के आसपास आपको दिख जाती है। ये देखो, ये जो नीचे वाली काउ है ना, ये वाली ब्राउन वाली, ये है जर्सी काउ, इसके सिंग नहीं होते हैं, और ये दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अब बताओ, क्या आपके घर के आसपास आपने इसे देखा है? Yes, sir. ये मिलनी चाहिए आपको। सर हमने ये हिमाचल में दोनों breed देखी है। अच्छा, आपने ऊपर वाली भी देखी है? ऊपर वाली जो है आपकी, सर पहले हमारे घर में उसको- यही वाली थी। अच्छा, ऑरेंज वाली पहले आपके घर में थी, ओके। सर हमारे पास नो अभी सर, भी है। ब्लैक वाली। अच्छा, ब्लैक वाली, ब्लैक वाली सर हमारे पास मुझे भी है। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। इट्स लाइक होल्स्टीन फिशर समथिंग, दिस काइंड ऑफ नाम दे हैव, होल्स्टीन फिशर। ये एक आपकी होती है बाहर की ब्रीड, और ब्लैक एंड व्हाइट वाली, और ये ऑरेंज वाली तो आपकी होती है आपकी जर्सी का, ठीक है। और ये बहुत मतलब अच्छा होता है, इनको रखना फायदा होता है, लैक्टेशन पीरियड का लंबा होता है। You can have this kind of cow. You should have like such kind of cattle so that you can get a better amount of milk production. ये आपकी ब्राउन स्विज, ये देखिए किसी ने, कभी किसी ने देखिए ये वाली क्या है? ये यस सर। देखिए, Also, क्या बात है। नहीं बेटा, ये वो अरे वो इंडिया वाली नहीं है, ये वो जो रोड पे दिखती है वो वाली नहीं है ये ये फॉरेन वाली है बेटा, ये फॉरेन वाली है। इसको उसके साथ कंपेयर मत करना जो रोड पे दिख जाती है ना, चलते हुए खाते हुए डब्बे के आसपास, तो तो वो नहीं है ये बेटा, ये फॉरेन वाली। ये शायद कम देखी होगी, हो ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगी, आपको मिल सकती है, बट ज्यादा करके हिमाचल में जर्सी और वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली मिलती है, फॉरेन वाली ये कम दिखती है। तो ये मेरे यहाँ पे ब्राउन स्विस, ये भी आपकी बाहर की है। तो ऐसे कैटल्स को आप इंडिया में ग्रो करते हो, अगर ऐसे कैटल को ग्रो कर रहे हो तो आपका मिल्क प्रोडक्शन आप इंक्रीज किया जा सकता है। So that is something you have to see. Local breeds show excellent resistance to disease। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम फॉरेन ब्रीड की बात करते हैं ना,
इनके अंदर लैक्टेशन पीरियड लंबा होता है, मिल्क प्रोडक्शन भी इनका ज्यादा होता है, बट ये इनको बीमारियां काफी आसानी से हो जाती है। इनको बीमारियां काफी आसानी से हो जाती है क्योंकि इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन में ये थोड़ा मुश्किल होता है, आप समझ सकते हो। आपने देखा होगा अगर फॉरेनर आते हैं तो फॉरेनर को जल्दी सर्दी लग जाती है, या अगर पानी पूरी बाहर खा ले तो पेट खराब हो जाता है फॉरेनर का एकदम से। देखा होगा आपने, कभी नोटिस किया होगा, आपके आसपास फॉरेनर आते हैं तो वो, या फिर वो लोग बाहर का पानी नहीं पीते, वो लोग अपना बॉटल जो होता है मिनरल वाटर का बॉटल वो लेके घूमते हैं वो लोग। सिमिलरली जो आपकी जो गाय यहाँ पे होती है, ये जो बाहर की जो गाय कैटल्स होते हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू द डिजीज, इनको बीमारी होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, राइट। लेकिन जो इंडियन कैटल होती है, अब मैं उनकी बात करूँ जो रोड पे घूम रही होती है, जो इंडियन कैटल आपकी जो होती है, जो ऐसी घूम रही होती है सिंगविंग वाली, उनको बीमारी होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। क्यों? दे आर मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज। देखो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, लोकल ब्रीड शो रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो ये लोग काफी ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल रेड सिंधी, ये आपने देखी होगी, ये हमने भी देखी, आपने भी देखी होगी, ये देखिए सब लोगों ने। यस सर। ये तो यस सर। ये इंडिया की है, ये इंडिया की, ये कभी दिख जाए तो इसके पैर पड़ लेना, ये इंडिया की है, राइट। दिस इज माय रेड सिंधी, ओके। देन सहीवाल, सहीवाल भी आपने देखा होगा, सहीवाल भी बड़ा कॉमन है, हरियाणा नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है सहीवाल। सो वैसे सहीवाल और रेड सिंधी के बीच में फर्क निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, बट अगेन इट्स वेरी कॉमन, सहीवाल। So these two can be crossbred to get animal with the both desired qualities. अब कहा यहाँ पे ये जा रहा है कि आप पता है क्या करना चाहिए एज अ फार्मर, आपको क्या करना चाहिए, आप रेड सिंधी लो, आप ब्राउन सिंध लो, या जर्सी लो। जर्सी लो एक साइड पे, एक साइड पे रेड सिंधी, और उनको आप क्रॉस कराओ, उनके बीच में आप ब्रीडिंग कराओ, और उनसे जो आपको बेबी मिलेगा उसके अंदर आपको दोनों ट्रेट मिलेंगे, उसके अंदर आपको दोनों ट्रेट देखने के लिए मिलेंगे। कौन से दोनों ट्रेट? एक ट्रेट आपका होगा दे विल बी डिजीज रेजिस्टेंट, और एक ट्रेट आपका यहाँ पे होगा दे विल हैव अ हाई मिल्क प्रोडक्शन। तो ये चीज यहाँ पे लिख लो, मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी शो यू ओवर दैट, सी। हाँ, आपको करना क्या होता है एज अ फार्मर, यू हैव टू टेक टू डिफरेंट ब्रीड्स। एक साइड पे लो आपका रेड सिंधी, इसका आप ले लो, आपका मेल ले लो आप यहाँ पे, इसका यू टेक अ मेल ऑफ रेड सिंधी, you take a female of your Jersey cow, you take a female of a Jersey cow, and then आप इनको आप क्रॉस कराओ। जब आप इनको यहाँ पे आप क्रॉस कराते हो, जब आप इनको यहाँ पे क्रॉस कराते हो, then what will be happening over here, there will be a formation of a cross breed। आपको एक क्रॉस ब्रीड आपको मिलेगी, इन दोनों का मिक्सचर आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जो कॉटल मिलेगा, आपको इन दोनों को क्रॉस करके जो आपको कैटल मिलेगा, दैट कैटल विल बी अ क्रॉस ब्रीड, राइट। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्रॉस ब्रीड। अब ये जो कैटल आपका होगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रेड सिंधी में फायदा क्या था, इसके अंदर क्वालिटी क्या थी, इसके अंदर क्वालिटी थी दैट इट वाज डिजीज रेजिस्टेंट, इट वाज डिजीज रेजिस्टेंट। और जर्सी काऊ में क्वालिटी क्या थी आपके यहाँ पे, कोई बताएगा जर्सी काऊ की क्वालिटी क्या थी यहाँ पे? लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, हाँ जी, लॉन्ग लैक्टेशन period, that also means more milk production, more milk production। ठीक है, so that is what you will be finding happening over here। तो ये जब आपका यहाँ पे होता है, so you find the cattle has been formed and that cattle is going to be a crossbreed over here, that cattle over here is going to be a crossbreed। अभी जो कॉटल आपको यहाँ पे मिला, अब पता है क्या होगा इसके अंदर, ये जो हमारा क्रॉस ब्रीड है, इसके अंदर आपको दोनों ट्रेट्स मिल जाएंगे। आपको ये वाले ट्रेट्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, डिजीज रेजिस्टेंस वाले, और आपको ये जो मिल्क प्रोडक्शन वाले जो ट्रेट्स है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आपके लिए तो दोनों फायदा हो गया, आपको डबल फायदा यहाँ पे हो गया। अब जो आपके कैटल आपको मिला है यहाँ पे, उसके अंदर आपका क्या होगा, मिल्क भी ज्यादा बनेगा आपका, एंड ये कैटल जो आपका होगा इसके अंदर बीमारी भी कम होगी। तो यही आपको करना होता है, और यही चीज इंडिया में की जाती है।
दिस इज व्हाट इज बीन डन इन इंडिया। यही चीज इंडिया में की जाती है, सो दैट यू कैन हैव द कैटल्स जो इंडिया में आराम से सर्वाइव भी कर सके और उनके अंदर लाइक कोई बीमारी का इशू भी ना हो, एंड दे डोंट इवन हैव एनी इशू ऑफ द एनी काइंड ऑफ डिजीज। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। ये चीज आपको याद रखनी है, एंड यही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। देखो ये जो मिक्सचर आपको दिख रहा है, ये सारे मिक्स करा हुआ है आपने, रेड सिंधी, जर्सी, इन सबको इन्होंने क्रॉस करा के ऐसे ऐसे आपको कैटल्स मिल जाती है, और फिर इन कैटल्स को आप यूज कर सकते हो अपने फार्मर मतलब फायदे के लिए। You can use them for the advantage. So that is one thing you have to be very much clear with. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? Proper cleaning and shelter facilities for cows and buffaloes are required for human farming, for the health of the animals and for the production of the clean milk. ये सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये सब चीजों का आप ध्यान रखते हो। These are the things you take into account ताकि आपके कैटल्स का आपको यहाँ पे लाइक ज्यादा आपको यहाँ पे प्रोडक्शन मिले। एनिमल रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर। क्या ये चीज आप करते हो अपने कैटल के साथ? क्या ये चीज आप अपने घर पे करते हो कैटल के साथ? बताओ, सच्ची बताओ। नो सर। नहीं करते ना? नो सर। ये फॉरेनर लोग ये सब करते हैं, इंडिया में इतना करा नहीं जाता। फॉरेन में आप देख सकते हो ये सेटअप जो है वहां पे ऐसा पूरा बना के रखा होता है ताकि कैटल अपना वहां पे जाके अपने आप को लाइक साफ कर सके, राइट। हमारे यहाँ सर कैटल को बात नहीं करते सर, और तरीकों से करते क्लीन। किसको बेटा, किसको? सर जो कैटल्स होते हैं हमारे यहाँ उनको सर बात नहीं कराते, पर और तरीकों से करते क्लीन सर उन्हें। कैसे क्लीन कराते हो फिर? सर वो जैसे कि जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं इनके बाल वगैरह निकालते हैं। अच्छा, मतलब ब्रश से करते होंगे ना, वो ब्रश बाल निकालने वाला ब्रश से आप करते होंगे ना? यस सर। ओके ओके ओके, अच्छा, मतलब क्लीन मतलब धोते नहीं आप उन्हें ना? धोने का तो काम कम ही होता है कैटल के साथ वैसे तो, लेकिन हाँ ये ब्रशिंग तो करना जरूरी है। ब्रशिंग से आपके लूज हेयर निकल जाते हैं, कोई पैरासाइट हो तो वो भी निकल जाता है। तो ब्रशिंग करना एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जो आपको करना चाहिए, राइट। वेल वेंटिलेटेड, यस सर। हाँ जी, दे शुड बी शेल्टर इन अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड। एक बढ़िया शेल्टर चाहिए आपको यहाँ पे ताकि वो अपना वहां पे रह सके आराम से। पानी से बचाए, हीट से बचाए, ज्यादा ठंड से बचाए। दैट शुड बी शेल्टर। देख सकते हो आप यहाँ पे कितना बढ़िया शेल्टर है आपके यहाँ पे, राइट। द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू बी स्लॉपिंग so as to stay dry and to facilitate cleaning. स्लॉपिंग होना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये कि उसको आप आराम से साफ कर सकते हो, आराम से साफ कर सकते हो क्लीनिंग के टाइम पे, और ड्राई रहना चाहिए वो, सो दैट इट शुड बी, मतलब थोड़ा सा ऐसे स्लांट होना चाहिए, समझो ना। अगर बिल्कुल ऐसे प्लेन रहेगा तो पानी वहां से निकलेगा नहीं साफ करते समय, तो थोड़ा ऐसे स्लांट होगा तो बेटर रहेगा। तो ये वहां पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो आपका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, विच इज अ फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ। एक तो आपको एक बेसिक डाइट तो आपको प्रोवाइड करना ही होता है ताकि एनिमल की हेल्दी लाइफ मेंटेन रहे। और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, जब आप खाना दे रहे होते हो तो आपको खाने के साथ साथ सप्लीमेंट्स भी आपको देने चाहिए। कई बार डॉक्टर रेकमेंड करेगा कि ये विटामिन की गोलियां खिला दो, कैल्शियम के टैबलेट्स खिला दो, तो वो भी आपको करना पड़ता है ताकि आपके कैटल की हेल्थ आपकी अच्छी रहे। सो दैट शुड बी ऑलवेज मेंटेन। सो ये चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखते हो। देन अगर आप चाहते हो कि मिल्क प्रोडक्शन आपका ज्यादा लंबा हो तो आपको थोड़ा और डाइट को एनहांस करना पड़ेगा। हेल्दी डाइट के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप सप्लीमेंट्स अपने इंक्रीज कर सकते हो ताकि आपका मिल्क प्रोडक्शन भी आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है। सो जैसे कि मैंने बोला था, एनिमल फूड के अंदर यू शुड हैव अ हाई अमाउंट ऑफ फाइबर। एनिमल फूड के अंदर यू शुड हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर। एक अच्छे अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में आपका फाइबर आपका एनिमल फूड के अंदर आपके यहाँ पे होना चाहिए। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। फाइबर का अमाउंट आपके यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। उसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेट विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हायर लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ऐसी चीजें भी आपकी होनी चाहिए जिसके अंदर आपका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखते हो बिफोर क्रिएटिंग द मील फॉर द कैटल। ये सब चीजों का ध्यान में रख के फिर अपने कैटल के लिए आप अपना यहाँ पे खाना प्रिपेयर करोगे, राइट। कैटल नीड्स बैलेंस रेशन कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द पोर्शन अबाउट। ये हम देख चुके हैं यहाँ पे। इन सब चीजों का आप यहाँ पे ध्यान रखते हो सो दैट यू गेट राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फीड, इन सब को आप मेंटेन करते हो सो द कैटल कैन रिमेन हेल्दी ऑल द टाइम, राइट।
कैटल सफर फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज। कैटल्स के अंदर आपको कई सारी बीमारियां होती है, आपको मिल जाती है, सो इनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द डिजीज बिसाइड कॉजिंग डेथ रिड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन। याद रखना, आपकी जो बीमारी हो रही होती है कैटल को, उसकी वजह से आपका डेथ तो हो ही सकता है कैटल का, बट उसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन भी आपके यहाँ पे कम हो जाता है। क्या आप में से कोई मेरे साथ कोई बीमारी के नाम शेयर करना चाहेगा जो कैटल्स को हो सकती है? एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी द नेम ऑफ द डिजीज हैपनिंग फॉर कैटल्स? एनीवन? या कोई एक बीमारी के सिम्टम्स बताओ जो आपको आपके कैटल्स में देखने के लिए मिलता है? एनीवन ऑफ यू? स्किन डिजीज। ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। स्किन डिजीज बड़ी कॉमन होती है उनके अंदर। यस, एक आपको हो सकता है आपका स्किन डिजीज, और कुछ उसके अलावा? सर कभी कभी कैटल्स को भी फीवर होता है। हाँ, कैटल्स को भी कई बार फीवर हो सकता है। यस, या कई बार आप देखते हो कैटल खाना खाना छोड़ देती है, कभी नोटिस करना, कैटल आपका खाना खाना छोड़ देगी, बंद, यस सर। ये आपको मिल जाता है। ठीक है, एकदम लाउजी हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है, पहले थोड़ी एक्टिव थी, एक्टिव नहीं है, ये सारे आपके सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको सिम्टम दिखे तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए अगर आपको सिम्टम दिखे तो? बताइए। सर वेटनरी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल सही, वेटनरी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, वेटनरी डॉक्टर क्या आपके घर पे आता है या आप कैटल को आप लेके जाते हो उसके घर पास? सर घर पे आता है। घर पे आता है सर। घर पे डॉक्टर साहब घर आ जाते हैं। अच्छा, आप में से कोई है जिसको वेटनरी डॉक्टर बनना है बड़े होके? कोई है आप में से जो बड़ा होकर वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता है? कोई नहीं? नो वन? नो ये तो सर। बेटा बड़ी बुरी बात है। नो सर। वेटनरी डॉक्टर इज अ वेरी गुड जॉब। आप एनिमल्स की हेल्प करते हो, उन्हें ठीक करते हो, उन्हें रिकवर करते हो, आप फार्मर की हेल्प करते हो। आप अगर वाइल्ड लाइफ वेटनरियन बने तो आप वाइल्ड एनिमल्स को ट्रीट करोगे। इट्स एक्चुअली मच मोर डिफिकल्ट एक्चुअली इन रियल सेंस। देखो एमबीबीएस में क्या होता है, सिर्फ आप ह्यूमन बॉडी सीखते हो, एक वेटनरियन को तो कई सारे एनिमल से डील करना पड़ता है ह्यूमन बॉडी के अलावा, है ना? सो अगर समझो अगर आप वेटनरी डॉक्टर हो, राइट, आप ये जानते हो कि एक कैटल को मुझे कितना डोज देना है दवाई का, और वही वेटनरी डॉक्टर के सामने जब कोई लेके आता है पेट माउस, उसी वेटनरी डॉक्टर के पास सब जो कोई लेके आएगा, कोई अपने घर का पेट माउस लेके आएगा, तो उसके लिए भी उसे ट्रीटमेंट सोचनी पड़ती है कि इसको मैं क्या डोज दूंगा। समझ रहे हो? सिमिलरली उसी वेटनरी डॉक्टर को ट्रीट करना होता है कई बार टर्टल्स को, कोई लोग पेट टर्टल लेके आते हैं कि इन्हें क्या हो गया, सो अगेन ही हैज टू ट्रीट दैट एनिमल ओवर देयर, राइट? सो वेटनरियन को भी काफी लोगों को हैंडल करना पड़ता है, काफी अलग अलग एनिमल से डील करना पड़ता है, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, चलो। सो देखो यहाँ पे कैटल आपकी बीमार हुई है, लाइक जिंदा है अभी भी वो। सो अगर ऐसा होता है देन यू हैव टू ट्रीट द एनिमल वेरी केयरफुली, यू हैव टू लाइक बी वेरी केयरफुल विद द एनिमल। अगर आप रिकवर करते हो एनिमल को, देन ट्रीटमेंट करते हो आप सही तरीके से, देन श्योरली आप एनिमल रिकवर कर जाता है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते देन इट कैन बी एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द एनिमल। ठीक है, सो हेल्दी एनिमल फीड रेगुलरली एंड हैज अ नॉर्मल पोस्चर। याद रखना, एक हेल्दी एनिमल रेगुलरली खाना खाएगा और सीधा खड़ा भी रहेगा। अगर गाय सही से खड़ी नहीं हो पा रही, बैलेंस जा रहा है, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ है, समझ जाना देयर इज सम काइंड ऑफ इशू ओवर देयर। द पैरासाइट ऑफ द कैटल में बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट। याद रखना, पैरासाइट जो कैटल को डैमेज करते हैं वो आपके एक्सटर्नल हो सकते हैं, बॉडी पे जाके चिपक जाएंगे, या वो आपके इंटरनल भी हो सकते हैं, दे कैन बी इंटरनल एज वेल। तो पैरासाइट इधर कैन बी एक्सटर्नल और कैन बी इंटरनल, तो ये चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो ये चीज आप यहाँ पे रखना। द एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिजीज। एक्सटर्नल पैरासाइट स्किन के ऊपर रहते हैं और स्किन डिजीज कॉज करते हैं, जिसका मैं अपने अभी भी बात किया था। इंटरनल पैरासाइट जो होता है ना, वो स्टमक में रहेगा, लिवर में रहेगा, ब्लड में आ जाएगा, एंड अगर ऐसा होता है देन इट इज अगेन बीमारी होती है, उससे प्रॉब्लम आ सकती है आपके कैटल को। सो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना। इंटरनल पैरासाइट लाइक वर्म अफेक्ट द स्टमक, इंटेस्टाइन, वाइल फ्लूक डैमेज द लिवर। जो मैंने आपको बोला, लिवर डैमेज किया जा सकता है, यहाँ पे लिवर को डैमेज कर रहा है यहाँ पे वो, राइट? या फिर कई बार स्टमक को डैमेज कर सकता है। सो दैट कैन ऑल हैपन बिकॉज ऑफ द इंटरनल पैरासाइट। इन्फेक्शियस डिजीज ऑल्सो कॉजेज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। याद रखना, कई सारी बीमारी होती है जो बैक्टीरिया वायरस से होती है, सो वो भी अगर होती है अगर आपके कैटल को, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। वो कहीं से भी कैटल के लिए फायदेमंद नहीं होता, वो कैटल के लिए हार्मफुल ही होता है। ओके,
इसलिए पता है, इसलिए काफी ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी कैटल क्या खा रही है। अगर आपने कैटल को छोड़ दोगे ना बाहर कि भैया जो खाना है खा के आ, तो वो टाइम पे तो उसने कुछ गलत खाना ही है और उससे उसका पेट खराब होगा, पेट खराब होगा, हेल्थ खराब होगी और आपका मिल्क प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, राइट। तो इसलिए कैटल को सही खाना खिलाना और उसके सिम्टम्स को देखना, अगर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है तो आप तुरंत आप अपना यहाँ पे कुछ स्टेप्स लो। दैट शुड बी डन बाय यू, दैट शुड बी टेकन केयर बाय यू बिकॉज यू नो ऑल दोस थिंग्स। कई सारी बीमार होती है बेटा जो काफी रिस्की होती है, जैसे होता है एंथ्रैक्स, एक बीमारी होती है एंथ्रैक्स करके, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है कैटल का, इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अगर ये हो जाए तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं चाहिए, अगर ट्रीटमेंट आप नहीं करोगे तो कैटल की डेथ हो जाएगी। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं then your cattle might end up dying. So ये भी बात आपको यहाँ पे add, this is also something should be clear to you. ठीक है। Now vaccination, सबसे important part. Vaccination are given to the farm animals against the many major viral diseases and bacteria. आपको भी वैक्सीनेशन मिलता है बचपन में, you all get vaccination. उसी तरीके से कैटल्स को भी वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, कैटल्स को भी कुछ कुछ बीमारी को लेकर वैक्सीनेशन बचपन में मिल जाना चाहिए या रेगुलर इंटरवल पे उन्हें मिलना चाहिए। तो इसलिए देखा जाता है, कहा जाता है कि आपको हेल्थ चेकअप को काफी प्रायोरिटी आपको देनी पड़ती है, तभी आप ये सब आप करा सकते हो, तभी आप ये सारा वैक्सीनेशन और ये सब आप करा सकते हो, राइट। आपका जनरली डॉक्टर ही आपको रेकमेंड करेगा, और जो वेटनरी डॉक्टर आपके होते हैं, आप तो जानते हो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते ही हैं, सो दे डोंट इवन चार्ज यू एनीथिंग एंड दे डू ऑल द वैक्सीनेशन एंड एवरीथिंग फॉर यू, राइट। बट ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप ये सब करा रहे हो, all of you can have a healthy cattle. All of you can have a healthy cattle, healthy milk production and healthy economical benefits. So that is what you have to know. तो ये बात भी याद रखना, that's the last thing you have to know. Vaccination is very important, right? तो क्या आपको एनिमल हस्बेंड्री में, डेयरी फार्म में क्या करना होता है, क्या आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. सबको डेयरी इंडस्ट्री, आई होप डेयरी इंडस्ट्री इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको ये चीज क्लियर है। अब मुझे आप लोग फटाफट कुछ सवालों के यहाँ पे जवाब देंगे। आई हैव टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, मुझे आप उनके आंसर दे सकते हो। मुझे आप बताइए, जब आप शेल्टर के अंदर, शेल्टर आप बनाते हो, तो आप शेल्टर के अंदर आप स्लोप क्यों रखते हो? मुझे बताइए, हैंड रेज करके बताना मुझे। आप शेल्टर जब आप बनाते हो, यहाँ पे देखते किसने अटेंशन दिया था, तो आप शेल्टर के अंदर आप स्लोप को क्यों रखते हो? व्हाई यू कीप द शेल्टर का जो स्लोप होता है वो आप स्लैट क्यों रखते हो? सो हैंड रेज करके आप इसका आंसर देंगे। दिव्यांश, आपने हैंड रेज किया, बताइए क्या होगा इसका आंसर, स्लोप आप क्यों रखते हो? सर स्लोप हम इसलिए रखते हैं सर क्योंकि जब कोई डिजास्टर आ जाए सर, जैसे फ्लड, तो सर उसमें पानी बह के चला जाए, ना कि अंदर शेल्टर में करे जिससे कोई भी डिसीज हो। बहुत बढ़िया। इवन जब आप क्लीन कर रहे हो ना, तो क्लीन करने में अगर स्लोप होगा तो ज्यादा आसानी से आपका क्लीन हो जाएगा। तो स्लोप रखने का ये भी रीजन आपका ये होता है कि आपका ज्यादा आसानी से आपका यहाँ पे पानी आपका निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, सही आंसर था आपका। देन मुझे बताइए, जनरली एज अ फार्मर आप खाने में किन किन चीजों का ध्यान रखते हो कैटल के अंदर? व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स कैटल शुड हैव इन द फूड? सक्षिता बताइए, क्या कहना है आपका इसमें? सर कैटल के खाने में प्रोटीन प्रोटीन हो गया, और क्या? फाइबर, राइट, फाइबर आप रख लो, एंड देन यू कैन हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी आप यहाँ पे रख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट। राइट, ये आप रखते हो। सक्षिता ये भी बता दो कि ये सब रखने का पर्पस क्या होता है, मतलब ये हम अच्छा खाना उसे क्यों खिला रहे हैं? इसके दो रीजन होते हैं सक्षिता, दो रीजन होते हैं, बताइए दो रीजन क्या होता है? हाँ, एक तो उसकी हेल्थ वहां पे मेंटेन रहे, सेकेंड चीज उसकी प्रोडक्टिविटी वहां पे उसकी मेंटेन हो जाए, ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग, हाँ जी, अब मुझे बताइए आप लोग, क्रॉस ब्रीड कैसे बनाई जाती है? अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप लोग, क्रॉस ब्रीड आप कैसे बनाते हो? पहला मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये कि आपकी क्रॉस ब्रीड बनाते कैसे हो, दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड चीज मुझे आप ये बताओ कि इसका एडवांटेज क्या होता है, क्रॉस ब्रीड बनाने का आपका एडवांटेज यहाँ पे क्या होगा? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग सोच के आंसर सोचिए इसके बारे में कि क्रॉस ब्रीड आप कैसे बनाते हो कैटल्स के अंदर एंड हाउ यू कैन गेट ए एडवांटेज आउट ऑफ इट। बस दो लोग बेटा, बस दो लोग, बाकी लोग भी तो है, बाकी लोग भी ट्राई करो, क्या होगा इसका आंसर, सोचो। इशिका, वंदना, सोनाली, रवि, गीता, क्या हो सकता है? कैसे आप क्रॉस ब्रीड बनाओगे और कैसे उसका आपको एडवांटेज मिल सकता है?
चलिए बताइए, सक्षिता बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। पहले बताओ कि क्रॉसबिट बनता कैसे है। सक्षिता आपकी आवाज कट रही है, वापस बोलना। अच्छा, आपकी आवाज अभी कट रही है। अच्छा, और भी दिव्यांशी, बेटा दिव्यांशी बताइए, आप बताइए तब तक। चलो सक्षिता, हम आपके पास वापस आएंगे। दिव्यांशी तो आप बताइए कैसे होता है ये। दिव्यांशी बोलिए। सर, दो अलग अलग ब्रीड को क्रॉस करके सर एक नई ब्रीड बनती है सर, जो क्रॉस ब्रीड होती है। ये दो अलग ब्रीड मैंने कौन सी चूज की थी, आप कौन सी चूज कर सकते हो? सर, एक रेड सिंधी थी ना, और सर एक जर्सी। बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। अब बताइए मैंने ये क्रॉस ब्रीडिंग कराया क्यों? सर, ताकि जो दोनों ब्रीड में सर जो एडवांटेज थी सर, वो जो उनकी क्रॉस ब्रीड होगी सर, वो दोनों इसमें आएंगी। राइट। और आप मुझे बताइए कि दोनों का मिला के मुझे क्या एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे क्रॉस ब्रीड के अंदर, क्या एडवांटेज मुझे मिलेगा? सर, बिग मिल्क प्रोडक्शन सर, और सर दूसरा याद नहीं आ रहा। दूसरा है आपका बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा था आपके यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंट, इसका मतलब कि वो बीमारी से बचने वाली क्वालिटी, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो ये दो चीजें आपको क्रॉस ब्रीड मिल जाती है। अगर आपको ये हो रहा है देन आपको तो बेनिफिट ही बेनिफिट है आपको यहाँ पे, दैट इज अ बेनिफिट यू विल गेट टू हैव ओवर हियर, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखना। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, राइट। सो ये सब हमारा स्टोरी था हमारी डेयरी फार्मिंग का, और ये सारी स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है। यू हैव टू नो, बड़े सिंपल ही है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, राइट। अच्छा एक काम करो, मुझे फॉरेन की जो ब्रीड थी उसके नाम बता दो, जो भी हमने ब्रीड के नाम देखे थे यहाँ पे, वो ब्रीड के नाम आप मुझे बताओ। कौन? इशिका, इशिका भारद्वाज, बताइए फॉरेन की ब्रीड के नाम क्या होंगे? ब्राउन स्विस। ठीक है, एक और बता दो। जर्सी। जर्सी। राइट, दोनों आंसर आपके बिल्कुल सही इशिका। मुझे इशिका इंडिया वाले ब्रीड के भी नाम बता दो। रेड सिंधी। बिल्कुल सही, साहिवाल। बहुत बढ़िया, यस राइट, यस करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन दिस। ये आपके हो गए यहाँ पे आपके ब्रीड्स और उनके नाम। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। सो प्लीज मेक श्योर यू रीड ऑल दोस थिंग्स एंड रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। एंड अगर आप इतना याद रख सकते हो देन आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। एंड आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप इतने टॉपिक के अंदर आपको कोई डाउट नहीं है। क्या किसी को कोई इस टॉपिक के अंदर डाउट है? नो सर। नो सर। हाँ, तो नो बोलने का ऐसा बोलने का यू शुड नो। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास में। अगली क्लास में जब बेटा हम लोग मिलेंगे तो होपफुली हमारा चैप्टर खत्म ही कर लेंगे हम लोग। वी ट्राई टू कवर क्विकली एंड विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। सो होपफुली शायद अगली क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेट्स सी कैसे वर्कआउट करता है, राइट। और अगर मैं अगले क्लास में थोड़ा टेस्ट लूंगा इस चैप्टर का, तो क्या आप टेस्ट दे पाओगे? यस सर। यस सर। तो पढ़ के आना फिर अच्छे से अगली क्लास में। एक टेस्ट रन करेंगे, छोटा सा टेस्ट रन करेंगे अपना 10-12 क्वेश्चन का, फिर देखते हैं किसने कितने सही किए, ठीक है। थोड़ा करके आना, अच्छे से करना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट होंगे नहीं, लेकिन हाँ जितना कराया उतना आप पढ़ के आना। जितनी स्लाइड्स आपके शेयर की उसमें थोड़ा पढ़ के आओ एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है। ऑलराइट देन, चलिए देन। सो नाउ लेट्स कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। अगर कोई सवाल हो आपके पास तो अपना सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन आपका लेक्चर बेटा यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीक सेम टाइम पे, और पढ़ के आइएगा, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देन, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट, डू हैव बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय।